गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें हमने कल की क्लास में राष्ट्रपति संबंधी जो उसके प्रावधान हैं अनुच्छेद 52 से 62 तक, उसको हमने 52 से 61 तक पढ़ लिया था। राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 52 से 62 तक है। इसमें कल की क्लास लंबी होने की वजह से हमने इसको 51 तक पढ़ा। एक अनुच्छेद और रह रहा है इसमें, अनुच्छेद 62। 61 तक ही हमने पढ़ा था कल की क्लास में, तो इसको देख लेते हैं एक बार और। अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो उसको 6 माह के भीतर भरना अनिवार्य होता है, उसका निर्वाचन होना अनिवार्य होता है। आकस्मिक पद रिक्त होने पर। अब यहाँ आकस्मिक शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है, जैसे पद पे रहते हुए किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर वह अपने त्याग पत्र दे देता है, तो यहाँ आकस्मिक रूप से हो जाती है उसकी मृत्यु या पद रिक्त हो जाता है त्याग पत्र देने की वजह से, तो उस पद को 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य होता है। 6 माह तक तो उसके पद पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य कर सकता है, लेकिन इस पद को 6 माह के भीतर भरना अनिवार्य होता है। फिर इसके बाद में हम कुछ सामान्य जानकारी और देखते हैं, जैसे जमानत राशि। इसके निर्वाचन में जमानत राशि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है, जिसमें 1997 से ये 2500 से बढ़ाकर इसको और अब 15,000 रुपए कर दिया गया है। 1997 से पहले ये 2500 रुपए जमानत राशि निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 15,000 रुपए कर दिया गया है। तो इसमें जमानत राशि का फॉर्मूला हम समझते हैं, जैसे 1/6। जमानत राशि जब किसी कैंडिडेट को वैध मतों का 1/6% मत यदि वो हासिल नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तो इसको हम समझते हैं, वैध मतों का 6%, 1/6। जैसे इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं, कुल वैध मतों की संख्या जैसे 600 है, तो इसमें 1/6 इसका हो गया 100। यदि उस कैंडिडेट को 100 मत हासिल नहीं करता है वो, तो उसकी जमानत राशि है जो जब्त कर ली जाएगी, और ये जमानत राशि है जो आरबीआई के पास चली जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इस राशि को जमा करवा दी जाती है। किसी उम्मीदवार को वैध मतों का 1/6% मत हासिल नहीं होता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपने 1/10 भी सुना होगा, 1/6 और 1/10 जब क्वेश्चन बनता है तो ये ऐसे ही टॉपिक डालते हैं, ऐसे ही आंसर डालते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो पेपर का मकसद उसका सिर्फ ये होता है कि इस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे कम किया जाए। तो हमको हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बारीकी से हर चीज का पता होना चाहिए। यहाँ 1/10 तो गणपूर्ति में होती है। जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होती है उसमें गणपूर्ति में यदि 1/10
जिसे हम गणपूर्ति कोरम कहते हैं, 1/10 सदस्य यदि उस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो वह बैठक रद्द समझी जाती है। तो हमको 1/10 वहां याद रखना है और इसमें जमानत राशि में 1/6 याद रखना है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में होता है राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए कोटा निर्धारित कर रखा है, निर्वाचन कोटा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्धारित निश्चित कोटा निर्धारित किया हुआ है, जिसमें कुल वैध मतों का 50% यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है और वो वैध मतों का 50% कोटा निर्धारित हासिल नहीं करता है तो उसको वैधता के आधार पे, अब इसको कोटे को समझते हैं हमें कोटा क्या होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, वैध मतों का 50%, फुल कैंडिडेट। फिर इसको हम वैध मतों का 50% से अधिक यदि मत हासिल होते हैं तो वही उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए जीत सकता है। यदि यह इस कोटा को पूरा नहीं कर पाता है तो इसको वैधता के आधार पे इसका निर्वाचन होता है। और वैधता को समझते हैं हम, जैसे बी सी, ये 4 कैंडिडेट हैं, इनको हमने इसको 1 वैधता दे दी, इसको 3 दे दी, इसको 2 और इसको 4। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी उम्मीदवार 50% का निश्चित कोटा निर्धारित नहीं कर पाता है तो उसमें वैधता बना दी जाती है, जिसमें यदि प्रथम वैधता में 50% मत हासिल नहीं कर पाता है तो उसको बी को वैधता मिलेगी। फिर यदि दूसरी प्रथम वैधता में भी नहीं कर पाता है तो फिर दूसरी वैधता में, दूसरी में भी नहीं कर पाता है तो तीसरी वैधता में उसको 50% मत हासिल होने के बाद में ही राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे 1969 में जब किसी भी उम्मीदवार को प्रथम वैधता के आधार पे निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हुआ था तो वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी वो दूसरी वैधता के आधार पे उसको राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया। दूसरी वैधता में वो अपना 50% का निश्चित कोटा था वो निर्धारित कर सकता था। फिर उसके बाद में ये तो कोटा वाला संबंधित टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन चुनाव मंडल संबंधी प्रावधान किया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जिसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये हमने पहले चर्चा कर ली थी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों मिलाकर निर्वाचित सदस्यों की संख्या 776 होती है और प्रत्येक राज्य में विधानसभा है तो उस आधार पर देखा जाए तो विधानसभा सदस्यों की संख्या तो काफी ज्यादा हो जाएगी। फिर इसमें तो एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ तो 776 ही सदस्य हैं और यहाँ पे विधानसभा में सदस्य ज्यादा हैं, तो इसका मत मूल्य निर्धारित किया गया कि विधायकों का मत मूल्य अलग होगा और सांसदों का मत मूल्य अलग होगा। तो हम मत मूल्य कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। मत मूल्य
जैसे विधायक का मत मूल्य निकालते हैं, इसका मत मूल्य कैसे निकालते हैं, उसके लिए है राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या, इंटू 1/1000, इसको भाग 1000 भी कह सकते। ये विधायक का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा सीटों की संख्या इंटू 1/1000 या भाग 1000। जैसे हम राजस्थान का विधायक का मत मूल्य निकालते हैं तो एक मोटे से आइडिया के तौर पे हम लिख लेते हैं राजस्थान की जनसंख्या जैसे 10,000 करोड़, हमने लिख लिया 7 करोड़। फिर उसके बाद में हम राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है 200, 1/1000। तो इस प्रकार से ये कट के 350। तो इसमें एक विधायक का मत मूल्य है जो 350 निकलता है। तो हमने इसको विधायक के मत मूल्य के बारे में समझ लिया। मोटे से आईडी में इसमें राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ निर्धारित की हमने, जिसमें 200 सीटें राजस्थान में विधायकों की है। तो उसके बेसिस के आधार पे यहाँ पे विधायक का मत मूल्य 350 निकल के आता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे सांसदों का। मत मूल्य, अब ये हम ये मत मूल्य निकाल रहे हैं जो ये 1971 की जनगणना के आधार पर निकाल रहे हैं। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि 1991 की जनसंख्या के अनुसार, लेकिन हमारे अभी तक ये समझ में नहीं आ गया कि ये 1971 की जनगणना के आधार पर क्यों किया जाता है। तो हम इसको समझते हैं। तो क्या हुआ, 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी। तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि प्रत्येक परिवार तक विकास की गंगा को बहाने के लिए एक कदम उठाया गया, एक विशेष अभियान चलाया गया कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। यदि जनसंख्या इस प्रकार से बढ़ती रही तो विकास होना असंभव है। तो इसके संबंध में एक जनसंख्या संबंधी विशेष प्रावधान किए गए। तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जनसंख्या पर नियंत्रण होता गया और भारत है जो 2 हिस्सों में बट गया। 2 हिस्सों में, जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में तो जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ, लेकिन उत्तर भारत में जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सका। तो यहाँ पे तो एक समस्या आगे खड़ी हो गई कि दक्षिण भारत में तो जनसंख्या पर नियंत्रण हो रहा है और उत्तर भारत में नहीं हो रहा है। तो दक्षिण भारत के लोगों ने कहा, यदि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन या बंटवारा किया जाता है तो हमारे सदस्यों की संख्या संसद में कम रह जाएगी और उत्तर भारत के सदस्यों की संख्या संसद में ज्यादा हो जाएगी। तो उसमें एक संशोधन किया गया। कि जनसंख्या है जो 1991 की ही निर्धारित की जाएगी, 1971 की निर्धारित की जाएगी और जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाएगा।
तो इस प्रकार से हम इसको 1971 की जनगणना के आधार पे इन सीटों का आवंटन है जो देखते हैं। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो कि 5 लाख जनसंख्या पर एक सांसद निर्वाचित होता है। 5 लाख की जनसंख्या के आधार पर और 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक राज्यसभा सदस्य नियुक्त होता है। यह जनसंख्या है जो ये जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर इन सीटों का आवंटन किया गया, बंटवारा किया गया है, इनकी संख्या निर्धारित की गई है, जो कि 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। 2026 तक लोकसभा राज्यसभा सीटों में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। यदि बढ़ोतरी होती है तो उसके बाद में किया जाएगा। तो उसके आधार पर इसमें 1971 का बेसिस के आधार पे इसकी जनसंख्या में सीटों की भागीदारी रहती है। तो हम सांसदों का मत मूल्य देख रहे थे। सांसदों का मत मूल्य, सांसदों का मत मूल्य निकालने का फार्मूला होता है, जैसे राज्य के कुल राज्य के विधायकों का मत मूल्य बटा कुल सांसदों की संख्या। इसमें सांसदों का मत मूल्य अलग होता है और विधायकों का मत मूल्य अलग होता है। जिसमें सांसदों का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य के कुल विधायकों का मत मूल्य, यानी प्रत्येक पूरे राज्य हैं उनके विधायकों का मत मूल्य यहाँ पे जोड़ा जाता है। फिर उसमें कुल सांसदों की संख्या का भाग दिया जाता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ भाग हजार नहीं आएगा। विधायकों के मत मूल्य में ही भाग हजार आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसको हम एक बार और समझते हैं। अनुच्छेद 54 में चुनाव मंडल संबंधी प्रावधान किया गया है। जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव मंडल में भाग लेते हैं। तो ये चुनाव सीटों का जो बंटवारा है जनसंख्या के आधार पर किया गया है, वो 1971 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। जो लोकसभा के सदस्य के लिए 5 लाख जनसंख्या और राज्यसभा सदस्य के लिए 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक सीट का निर्धारण किया गया है। तो इसमें विधायकों का मत मूल्य निकालने के लिए हम राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधायकों की संख्या भाग इंटू 1000। फिर उसके बाद में आता है सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है। सांसदों और विधायकों का मत मूल्य अलग होता है, क्योंकि सांसदों की संख्या तो 7,776 के आसपास है, जबकि विधायकों की संख्या प्रत्येक राज्य में है। तो उसके आधार पर ये संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इनके मत मूल्य का निर्धारण किया गया, जिसमें सांसदों का मत मूल्य, कुल राज्य के विधायकों का मत मूल्य, पूरे राज्यों का मत मूल्य निकलता है। जैसे हमने राजस्थान का निकाला था तो 350 निकला था। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य का उसकी जनसंख्या के आधार पर मत मूल्य निकाला जाता है। तो उसमें कुल सांसदों की संख्या का भाग दिया जाता है। इस प्रकार से विधायकों का और सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है। तो उम्मीद है कि ये राष्ट्रपति संबंधी तमाम बातें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।